हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। ओके तो भाई आज हम पढ़ेंगे अपना धूल मिट्टी और बर्फ मतलब डस्ट ऑफ स्नो वाला पोयम करेंगे आज हम बेसिकली। ठीक है, छोटी सी प्यारी सी पोयम है और इसके लेखक नहीं, मैं बड़ी कंफ्यूज हो जाती हूँ। इसके कवि का, पोएट का नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। क्या होता है ना, हमारे इंग्लिश लिटरेचर के पेपर में ना तुम्हें एक स्टैंजा दे दी जाएगी ऐसे और पूछेंगे कि बताओ इस कविता का या फिर इस पोयम का, इसके पोएट का क्या नाम है। तो तुम्हें याद होना चाहिए कि इसकी पोयम का नाम डस्ट ऑफ स्नो है और पोएट का नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, अच्छा वीडियो स्टार्ट करने से पहले सब मुझे ये बताओ कि तुम्हें मेरा बनाया हुआ कौवा कैसा लगा। प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, और अगर ये इतने सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे नोट्स चाहिए तो तुम्हें क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम को फॉलो कर लेना और वहां पे तुम्हें नोट्स जो है मिल जाएंगे। अगर मुझसे कुछ पूछना हो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर देना, आई विल रिप्लाई। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने इस पोयम को, डस्ट ऑफ स्नो विच इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, बीच में चले जाओगे तो मजा किड़किड़ा हो जाएगा, ना तुम यहाँ के ना तुम वहां के, इसलिए फुल डिटेल में समझने के लिए वीडियो पे बने रहना। ओके, तो हमारी दो स्टैंजा है छोटी सी, वो जल्दी से कवर कर लेते हैं, डिटेल में समझाऊंगी। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टैंजा है तुम्हारी, द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। तो यहाँ पर क्या होता है, इसके पहले मीनिंग देख लेते हैं। ये जो शूक का क्या मतलब है, कुछ भी चीज झड़ना या फिर गिरना। ठीक है, शेक। और हेमलॉक ट्री कौन सा होता है, ये ना एक जहरीला ट्री है जिसमें छोटे 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 व्हाइट फ्लावर्स होते हैं, तो ये हेमलॉक ट्री है। तो क्या होता है इस पोयम में, एक कुछ कुछ ऐसा सीन होता है, पोएट जो होता है ना वो बड़े सड़े से मूड में होता है, बैड मूड में होता है, उसका दिन खराब जाता है। ठीक है, तो ऐसे वॉक कर रहा था ऐसे सैड मूड में, एक ट्री होता है हेमलॉक ट्री, उसके बगल में से वो गुजर रहा था। ठीक है, यहाँ पर फिर बता रखा है कि हेमलॉक ट्री जो होता है ना वो बड़ा खतरनाक होता है, पॉइजनस ट्री होता है। और जैसे ही वो उससे गुजर रहा होता है, एक क्रो वहां पे पता नहीं क्या क्या कर रहा होता है, वो जो क्रो होता है, कौवा होता है, वो उसके ऊपर थोड़ी सी स्नो की डस्ट गिरा देता है। ठीक है, उसके ऊपर। अब वहां पे ये पोयम में नहीं बता रखा कि वो जो स्नो गिराता है कौवा पोएट के ऊपर, तो वो उसके सर पे लगती है या फिर शोल्डर पे लगती है, ऐसा पोयम में बता नहीं रखा। ठीक है, यहाँ पर रीडर्स को ये भी डाउट है कि बर्ड ऐसा क्यों करा, उस कौवे ने ऐसा क्यों करा कि वो जो स्नो है वो उस पोएट के ऊपर गिरा दी। ऐसा माना जाता है कि या तो क्रो उड़ उड़ के ऐसे लैंड कर रहा होगा उस पेड़ के ऊपर, या फिर वो ठंड के मारे शिवर कर रहा होगा, कांप रहा होगा वो कौवा, या फिर वो उसको अपनी ब्रांच के ऊपर खुद को एडजस्ट करने की ट्राई कर रहा होगा, तब वो बर्फ फिसल के पोएट के ऊपर गिर गई होगी। या फिर वो क्या कर रहा होगा कि कुछ या फिर वो वहां से उड़ रहा होगा उस डाली पर से, तब थोड़ी बहुत बर्फ पोएट के ऊपर गिर गई होगी। तो ऐसा पोयम में कुछ बता नहीं रखा कि वो जो बर्फ है वो पोएट के सर पे लगी या शोल्डर पे, और वो कौवा ऐसा क्या कर रहा था कि वो जो बर्फ है वो उसके ऊपर गिर गई, पोएट के ऊपर। तो ऐसा बता नहीं रखा, हमें बस इतना बता रखा है कि कौवे ने बर्फ डाल दी पोएट के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पर नेचर के, हमारी प्रकृति के दो एजेंट्स बता रखे हैं, एक तो हेमलॉक ट्री और एक क्रो, जो किस चीज को दर्शा रहे होते हैं, सैडनेस को, दुखी वाली फीलिंग को, क्योंकि हेमलॉक ट्री भी पॉइजनस होता है और कौवा भी इतना ज्यादा अच्छा माना नहीं जाता। सो इसलिए वो जो है वो सैडनेस को दर्शा रहे होते हैं और पोइट का जो मूड है वो भी सैड होता है इस सीन में। ठीक है, अब आते हैं हम अपनी अगली स्टेंजा में, हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे आई रूड। ठीक है, तो यहाँ पर रूड का क्या मतलब होता है कि मैं बड़े अफसोस में होता हूँ, पछतावे में होता हूँ, रिग्रेट में होता हूँ। तो यहाँ पे रूड का मतलब ये है। अब यहाँ पर देखो, फॉर रीजंस अननोन, उसको पता नहीं था कि उसका जो मूड है वो क्यों खराब है, और ऑथर ऐसा मानता है कि अरे यार मेरा तो बड़ा गंदा दिन गया, आज बहुत ही ज्यादा टेरिबल डे गया। ठीक है, लेकिन जैसे ही उस कौवे की वजह से, उस हेमलॉक ट्री से वो जो बर्फ है वो पोएट के ऊपर गिर गई, उसके सर के ऊपर या फिर शोल्डर के ऊपर, उसका अचानक से जो बुरा मूड था ना वो अच्छा सा हो गया, प्यारा सा हो गया, बड़ा ही खुश सा हो गया वो अचानक से। ठीक है, सो he had already spent his day in a bad mood, but the rest of the day, उसके बाद वो जो उसका आधा दिन तो उसका वैसे ही बेकार निकल चुका था सड़े से मूड में या फिर सड़े से दिन में, लेकिन जैसे ही वो बर्फ गिरी क्रो की वजह से और हेमलॉक ट्री की वजह से, उसका बाकी जो दिन बचा हुआ था वो काफी ज्यादा अच्छा हो गया। ठीक है, सो यहाँ पर जनरली हेमलॉक ट्री और क्रो जो है वो नेगेटिव चीजों को दर्शाते हैं, लेकिन पोइट ने उन नेगेटिव चीजों को, उन नेगेटिव एस्पेक्ट्स को बड़े ही अच्छे तरीके से, ब्यूटीफुल तरीके से दर्शाया है कि हम इसको नेगेटिव समझते हैं, लेकिन इन्हीं की वजह से मेरा जो मूड था वो काफी अच्छा हो गया है, सैडनेस से हैप्पीनेस में आ गया है। ठीक है, जिसकी वजह से मेरे पास जॉय और हैप्पीनेस आई है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए,
वी मस्ट नॉट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड। हमें चीजों को ऐसे ही नहीं ले लेना चाहिए कि अरे यार हमारे पास बस इतना है, हमारे पास इतना है, या फिर जो हमें मिल रहा है हम उससे सुखी नहीं है, हमें और की चाह लगी रहती है। ठीक है, हमें क्या करना चाहिए, जो भी भगवान ने, जो भी नेचर ने हमें दिया हुआ है, हमें उसको खुले दिल से एक्सेप्ट करना चाहिए। और जिस चीज से नेचर ने हमें ब्लेस कर रखा है, जैसे नेचर ने कौवा बना रखा है, नेचर ने एक पॉइजनस ट्री, हेमलॉक ट्री बना रखा है, तो उसको नेगेटिव तरीके से लेना चाहिए, उसको इस तरीके से लेना चाहिए कि नेचर ने हमें दिया है तो हमें उनकी ब्लेसिंग्स को मानना चाहिए, खुले दिल से उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। लोग बाग उसको नेगेटिव मानते हैं, तो देखो उन नेगेटिव चीजों ने ही मुझे कितना खुश बना दिया, इस तरीके से वो इस पोएम को बताते हैं। तो कितनी ब्यूटीफुल सी प्यारी सी चुलबुली पोएम थी ना। अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज देखो क्या होती है एक पोएम में, पोएट का नाम होता है, थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन होती है जो कि मैंने आपको बता दी। सबसे ज्यादा मेन होते हैं लिटरेरी डिवाइसेस। तो लिटरेरी डिवाइस सुन लो, मैंने सारे आपको बताए हुए हैं। राइमिंग स्कीम देखो, ए बी सी डी, ये इसकी राइमिंग स्कीम है। जैसे कि देखो स्टेंजा 1 से क्रो मी स्नो ट्री, तो ये थोड़ी राइमिंग स्कीम है। तो ए बी, और दूसरी स्टेंजा में हर्ट मूड पार्ट र्यूड, तो सी डी, इस तरीके से। ठीक है, जैसे कि हर्ट पार्ट मूड र्यूड, तो यहाँ पे इस तरीके से राइमिंग स्कीम बन रही है। ओके, ऐसे ही ऊपर वाली में ए क्रो स्नो मी ट्री, इस तरीके से ए बी सी डी। ठीक है, तो राइमिंग स्कीम मैंने आपको बता दी। एलिट्रेशन क्या होता है कि मतलब सेम वर्ड से चालू हो रहा है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हैज हर्ड, तो एच से स्टार्ट हो रहा है, तो ये एलिट्रेशन होगी। ठीक है, और यहाँ पर देखो सेव्ड सम, तो एस से ये दोनों चालू हो रहे हैं, तो ये भी एलिट्रेशन होगी। इन्वर्जन क्या होता है, जैसे कि पोइट कभी कभी सेंटेंस को थोड़ा बहुत बदल देता है राइमिंग बनाने के लिए। ठीक है, कि वो राइमिंग स्कीम लगे, ऐसा लगे कि कुछ कविता गाई जा रही है, तो इसको हम इन्वर्जन कहते हैं। कि जब हम किसी वाक्य को राइम में बदल देते हैं तो उस पोएटिक लाइसेंस को हम क्या कहते हैं, इन्वर्जन में। और सेंटेंस 1 में इन्वर्जन हम देख सकते हैं। ठीक है, एसोनेंस भी यूज हुआ है कि मतलब एक ही लाइन में या फिर 2-3 लाइंस में काफी बार एक अल्फाबेट की साउंड आ रही है, जैसे शूक डाउन ऑन, यहाँ पर ओ बार बार यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये एसोनेंस होता है। और एंजेपमेंट, ये थोड़ा सा नया लिटरेरी डिवाइस है आपके लिए, लेकिन मैं आपको समझा देती हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, जब एक सेम सेंटेंस नेक्स्ट लाइन में आ जाता है बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के, उसको हम एंजेबमेंट कहते हैं। ठीक है, और ये पूरी पोएम में देखने को हमें मिला है। तो ये कुछ आपके लिटरेरी डिवाइसेस थे, पोएम की एक्सप्लेनेशन थी, और पोएट का नाम भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी डिटेल एक्सप्लेनेशन इस पोएम की यहीं पर खत्म होती है। एंड अगर आपको इस सुंदर नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम पे फॉलो कर लेना, और अगर आपको मुझसे बात करनी हो, डाउट पूछना हो, तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके डीएम कर लेना। ठीक है, सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। सो if you like the video and my explanation, then please like, share, comment and subscribe the channel. Thank you so much.